हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। पिछली कई वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी हासिल कर रहे थे। आज सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक की समाप्ति होगी, अर्थात लास्ट टॉपिक चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्या है इससे शेष बची हुई जानकारी। देखिए, हम पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में, जिसमें हमने कई क्षेत्राधिकारों का अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्रम में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में एक शब्द आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द को ही यदि टुकड़े किए जाएं, पुनः अवलोकन। जब संसद कोई कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि उन कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। आर्टिकल अनुच्छेद 131 व 132 के तहत यदि कभी संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के अनुसार ना हो, जो संविधान का उल्लंघन करते हों, जो देश हित में ना हो, तो ऐसे कानूनों के लिए उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है, अवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकता है। ऐसे कई बार हमारे देश में केसेस सामने आए हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कानून शून्य घोषित किया हो या संसद ने कोई कानून बनाया हो, वह संसद का कानून अमान्य हो और उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित कर दिया हो। लेकिन ध्यान दीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित दो शर्तें सामने आती हैं। पहली शर्त तो ये, यदि कोई ऐसा कानून है जो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो फिर उच्चतम न्यायालय उन्हें शून्य घोषित नहीं कर सकता। यानी पहली शर्त, संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन होने पर। यदि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन हो रहा है, बेस का उल्लंघन हो रहा है, उसके मूल स्वरूप का उल्लंघन हो रहा है, तो ही न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उन कानूनों को शून्य घोषित किया जाएगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त, 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 के वे समस्त कानून या वे समस्त विषय जो नवी अनुसूची में, हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, नवी अनुसूची में जो शामिल हैं, उन पर कोई समीक्षा नहीं की जाएगी, अर्थात उन पर कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत कार्य नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करें। दो शर्तें, एक तो संविधान की आधारभूत संरचना का यदि उल्लंघन नहीं हो रहा है, उसके मूल स्वरूप का उल्लंघन नहीं है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उच्चतम न्यायालय कार्य नहीं कर सकता। वहीं 24 अप्रैल 1973 से पहले के समस्त कानून जो नवीं अनुसूची पर शामिल हैं, उन पर भी सर्वोच्च न्यायालय
समीक्षा नहीं कर सकता, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन के तहत कोई भी कार्य नहीं कर सकता। समीक्षा एक शब्द आया है, इस चीज को पहले स्पष्ट कर लें। दो शब्द आते हैं, एक न्यायिक पुनरावलोकन और एक न्यायिक समीक्षा। जहां न्यायिक पुनरावलोकन का जिक्र अनुच्छेद आर्टिकल 131 एंड 132 131 132 के अंतर्गत है, वहीं न्यायिक समीक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 137 के तहत है। अनुच्छेद 137 के अनुसार क्या है न्यायिक समीक्षा का अर्थ? अर्थात न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः जांच कर सकता है या अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल सकता है। यहाँ इन दोनों चीजों को समझिए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब तो है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अवलोकन करना। यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो विधि सम्मत नहीं है, जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो यहां न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसे शून्य घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को पुनः बदलना, वो भी किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी पर कई बार सर्वोच्च न्यायालय को जब दिखाया जाता है तो उसमें एक लाइन बोली जाती है, तमाम सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर हो सकता है, मान लीजिए, सपोज कीजिए आज दिनांक 3 जून 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोई निर्णय दे दिया। ये वर्तमान का है। लेकिन एक बार दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय में फिर याचिका दायर की गई, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक बार पुनः याचिका दायर की जा सकती है। याचिका दायर की गई, दोबारा केसेज खुला और एक महीने के बाद 3 जुलाई 2020 को किसी केस में कोई टर्निंग पॉइंट आ गया, कोई ऐसे सबूत मिल गए, कोई ऐसे गवाह मिल गए जो पूरे केस को ही बदल कर रख देंगे। तो ऐसे में न्यायालय उस समय जो निर्णय देगा वो इस तारीख के आधार पर निर्णय देगा। तो हो सकता है ये निर्णय पूरी तरह बदल जाए। किसी को 3 जून को अपराधी माना गया, हत्या का ही आरोप लगा दिया गया किसी पर, और उसके खिलाफ इस तरीके से सबूत और गवाहों को पेश कर दिया गया कि एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गए और उसे न्यायालय ने सजा सुना दी। लेकिन जांच की गई, पुनः केस चला, पुनः सुनवाई हुई और पुनः नए सबूत और गवाह आए और 3 जुलाई को, यानी जिस पर पहले केस लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, सजा सुनाई गई थी, अब 1 महीने के बाद वो सबूतों के आधार पर निर्दोष साबित हो गया। तो न्यायालय क्या करेगा? इसमें अपने ही फैसले में बदलाव करेगा। तो इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। दोबारा बोल देता हूं एक चीज को, इसको, कि जब संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है और वह कानून विधि सम्मत नहीं होता है, तो अनुच्छेद 131 व 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को बदल सकता है या उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। वहीं न्यायिक समीक्षा के तहत आर्टिकल 137 के तहत ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय खुद अपने ही निर्णय में बदलाव कर सकता है। ये दोनों ही मौके हमारे देश में कई बार आए जब सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के कानूनों पर रोक लगाई या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने ही कानूनों में या अपने ही निर्णय में बदलाव किया गया। तो हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों से संबंधित बातें, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा। चलते हैं इससे आगे।
सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। यदि इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो न्यायालय के पास यह अधिकार है कि उसके उल्लंघन को रोके या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मौलिक अधिकारों से संबंधित बातों में सर्वोच्च न्यायालय कुछ प्रकार के लेख जारी कर सकता है। उन लेखों में सबसे पहला जो लेख आता है या जो निर्देश देता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है इसका मतलब? पुलिस के लिए ये निर्देश हैं। डी के वसु एक गाइडलाइंस आती है। इस गाइडलाइन के तहत इन्होंने गाइडलाइन बनाई। डी के वसु नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने पुलिस के लिए एक गाइडलाइन दी है, एक निर्देश दिए हैं। उनमें से एक निर्देश है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। इसका तात्पर्य होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी नजदीकी न्यायालय में पेश करना होगा। यानी पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। वो बात अलग है कि ऐसे मौके पर गिरफ्तार किया गया जब न्यायालय में अवकाश चल रहा हो। मान लीजिए शनिवार को गिरफ्तार किया गया, संडे का अवकाश है, मंडे को कोई हॉलीडे पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है पुलिस का भी कि जल्द से जल्द किसी भी व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय में, वो नजदीकी न्यायालय कोई सा भी हो सकता है, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे मुंसिफ कोर्ट हो या एसडीएम कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, उसमें न्यायालय में पेश करना होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय में पेश करना होगा और ऐसा आदेश दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। हालांकि पुलिस को कई और निर्देश भी हैं, जैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 8 घंटे के भीतर अपने किसी परिचित या वकील से संपर्क करवाना होगा। शाम 6 बजे के बाद पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं करेगी। महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। पुलिस जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जाएगी तो उसे वर्दी में होना होगा। ऐसे कुछ निर्देश हैं जो डी के वसु ने निर्देशित किए थे पुलिस को। लेकिन हम पुलिस की चर्चा नहीं कर रहे, हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में पेश करना होगा। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश अर्थात परम आदेश। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा। सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश की इस लेख को जारी करता है और ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश सर्वोच्च है, परम आदेश है, जिसकी पालना प्रत्येक नागरिक को करनी होगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। प्रतिषेध अर्थात मैं मना करता हूं। यदि किसी निचले न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर प्रतिषेध जारी कर सकता है, उस आदेश पर रोक लगा सकता है। अर्थात इसका मतलब है मनाही करना, प्रतिषेध करना, या संसद कोई कानून बनाती है तो उस कानूनों पर भी रोक लगाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके तहत प्रतिषेध। इसके अतिरिक्त अधिकार परीक्षा। जब कोई अधिकारी अपने अधिकारों से बाहर निकलकर
या निचले न्यायालय जब अपने अधिकारों से बाहर निकलकर कोई कार्य करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत उससे अधिकार पूछे जा सकते हैं। अधिकार पृच्छा अर्थात अधिकारों को पूछना, अर्थात आपने ये जो कार्य किया है वो किस अधिकार के तहत किया है। और आता है लास्ट, उत्प्रेषण रिट। उत मतलब ऊपर की तरफ, प्रेषण मतलब भेजना, और रिट मतलब याचिका। उत्प्रेषण रिट का मतलब जब कोई मुकदमा निचले न्यायालय में चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण जारी करके उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। यानी कोई ऐसा मुकदमा जो उच्च न्यायालय में चल रहा है, उच्च न्यायालय उस निर्णय को दे पाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, केस चलते चलते काफी समय हो गया है, उच्च न्यायालय नहीं समझ पा रहा है कि आखिर क्या निर्णय दिया जाए, तो ऐसे में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगा लेता है। तो ये 5 प्रकार की चीजें हैं मौलिक अधिकारों के रक्षक के अंतर्गत। बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। परमादेश, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा, परमादेश होगा। अधिकार पृच्छा, किसी भी न्यायालय या अधिकारी से उसके अधिकारों को पूछना कि आपने ये जो कार्य किया है वो किस अधिकार के तहत किया है। प्रतिषेध अर्थात मैं मना करता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगाने का कार्य कर सकता है। और उत्प्रेषण रिट, कोई मुकदमा यदि उच्च न्यायालय में चल रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। तो ऐसे में इन 5 लेखों के जरिए सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका क्या मतलब होता है? इससे आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा, अर्थात इनकी प्रामाणिकता बरकरार रहेगी और एक बार दिया गया आदेश अन्य न्यायालयों के लिए वो कानून का काम करेगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई आदेश दे दिया है तो उससे निचले न्यायालय उस आदेश को कानूनी आधार बनाकर अन्य मुकदमों में वही आदेश सुनाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। पहली बात तो ये अभिलेख न्यायालय के तहत। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है, अर्थात न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये भी अधिकार है कि उसे दंड दिया जाएगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय न सिर्फ आदेश देता है अपितु आदेशों की पालना करवाता भी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये भी अधिकार है कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। तो आज हमने तमाम चीजों का अध्ययन किया। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बातें यहाँ समाप्त होती हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय संबंधित बातें और भी हैं जिनको अगर चर्चा करने लगे तो हो सकता है महीना 1.5 महीना इसी सर्वोच्च न्यायालय में निकल जाए, लेकिन ज़्यादा विस्तार से हम इन चीज़ों पर चर्चा नहीं कर रहे। हमने सिर्फ सामान्य चीज़ों का परिचय लिया था, जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का ये संपूर्ण टॉपिक जो पिछली 4 वीडियो से लगातार चल रहा है वह कंप्लीट याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। याद रखें इस चीज़ को, कक्षा 10 में 7 नंबर का प्रश्न आएगा एक ही सर्वोच्च न्यायालय संबंधित, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान से समझें और पढ़ें। जब तक के लिए
धन्यवाद।